और बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि मोरबी पुल हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सीजेआई की बेंच के सामने यह मामला रखा है और सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और ये मांग की गई है एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से कि कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बाकायदा एक विभाग बनाया जाना चाहिए जिसमें तमाम राज्यों की जो जर्जर इमारतें हैं या फिर ऐसे पुल जिन्हें चिन्हित कर उनकी जांच होनी चाहिए। और अब ये बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ मोरबी में जहां पर 135 लोगों की मौत हुई। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लगातार जी न्यूज आपको हर जानकारी बता रहा है और अब ऐसे में यह मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, ये एक बहुत बड़ी खबर है, 14 तारीख को सुनवाई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। करेगा सुप्रीम कोर्ट इस पर? बिल्कुल प्योधी, जो वकील हैं विशाल तिवारी, उन्होंने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मामला रखा और चीफ जस्टिस ने 14 नवंबर को सुनवाई की बात कही है। तो ये मामला 14 नवंबर को सुनवाई के लिए लगेगा। 3 महत्वपूर्ण मांग है इस याचिका में। पहला ये कि जो मोरबी में पुल हादसा हुआ है उसकी न्यायिक जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो इस पूरे हादसे की जांच करे कि आखिर इसके पीछे जवाबदेही किसकी बनती है। दूसरा ये कहा गया है कि तमाम जो राज्य हैं वो अपने यहाँ एक ऐसी कमेटी का गठन करें कि उनके यहाँ जो पुल है या स्मारक हैं जो कि पुराने हो चुके हैं उनके जोखिम का वो आकलन करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और समय रहते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तमाम राज्य एक ऐसा विभाग का गठन करें जो कि इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो उसकी तेजी से जांच कर सके और जो सार्वजनिक इस्तेमाल की जो पुल हैं या इमारतें हैं उनके जब उनका निर्माण हो रहा हो उसी वक्त उसकी सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सके। तो तमाम राज्यों को और केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है और उनसे इस तरह के निर्देश देने की मांग की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। अरविंद, जितने भी जो पॉइंट आप बता रहे हैं, जिन 3 पॉइंट्स के आधार पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तीनों ही वैलिड हैं क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। आपको क्या लगता है इस मामले की सुनवाई जिस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या वाकई एक विभाग का गठन हो पाएगा हर राज्य स्तर पर? देखिए, राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश होती रही है कि इस तरह की इमारतों को चिन्हित किया जा सके और उस पर कदम उठाए जा सके, लेकिन याचिकाकर्ता का यह कहना है कि उसमें कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं और यही वजह कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुनवाई के लिए सहमति दी है और सुनवाई की तारीख भी अभी 14 नवंबर तय की है। तो ये देखना भी अहम होगा कि इसी बीच राज्य सरकार की तफ्तीश में क्या कुछ निकलता है और अगर उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है और ये मानता है कि वाकई जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है तब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दे सकता है। तो अभी 14 नवंबर को जो कोर्ट का रुख रहेगा, क्योंकि पहली सुनवाई होगी उसके बाद ही तय होगा कि कोर्ट इस पूरी मामले में जो याचिका दाखिल की गई है उसको लेकर के क्या विचार रखता है। क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की कि आप बहुत तेजी से याचिका दाखिल करते हैं, आप बहुत क्विक हैं, यानी ये हादसा हुआ और तुरंत याचिका दाखिल कर दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक तरीके से माना है और 14 नवंबर को जो कोर्ट का रुख रहेगा वही तय करेगा कि आखिर इस याचिका में जो मांगे रखी गई है उनको कोर्ट कितना संजीदा मानता है। अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातें डिटेल में बताने के लिए। आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे पॉलिटिक्स पुल की। मोरबी के गुनाहगारों को मिलेगी सजा। मोरबी में मर्डर का जिम्मेदार कौन? जल्दबाजी में खोला गया पुल। मोरबी में जो हुआ वो हादसा नहीं, हत्या है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि तीसरा दिन और रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा है मोरबी में। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और कैसे नदी में बार बार ये तलाश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उन्हें खोजा जाए। और नौसेना लगातार अपना ये अभियान चला रही है। आपको बता दें, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपने देखा किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को डीप डाइवर्स अंजाम दे रहे हैं। एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा बोट्स है जो लगातार इस नदी में हैं और वो हर एक नदी के हिस्से में ये जांच रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है और इसी को लेकर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है।
और आज की इससे जुड़ी बड़ी अपडेट यही है कि मोरबी हादसे के बाद अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, राहत और बचाव कार्य चल रहा है और आज इलाज के दौरान एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 135 हुआ। लेकिन पीएम मोदी आज शाम मोरबी जाएंगे, ये बड़ी खबर है। 3 बजे का समय है लगभग, जिस वक्त वो घटनास्थल पर जाकर दौरा करेंगे और ये देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, और फिर उसके बाद लगभग 4 बजे वो अस्पताल में जाकर तमाम जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, यानी वो राजस्थान में है, लेकिन आज ही वो मोरबी जाएंगे गुजरात के और यहां पर वो जाकर घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचेंगे और पूरा मुआयना करेंगे। जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है इस पर सुनवाई करने के लिए। इसी से इस पूरे मामले की संजीदगी को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री का आज का दौरा, वो घायलों से मिलने के लिए भी जाएंगे। कल हाई लेवल मीटिंग की थी और आज भी एक बड़ी बैठक इस पर हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। मोरबी हादसे पर अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि आज ही एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद ये आंकड़ा 135 पहुंच गया। कल प्रधानमंत्री मोदी इस हादसे पर बात करते करते भावुक हुए थे। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की थी और उसके बाद आज वो गुजरात यानी मोरबी जा रहे हैं। अश्विन उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। उन्होंने वहां जायजा लिया है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कठिनाइयां हैं, क्या हालात हैं घटनास्थल के, वो देखिए। जी देखिए, मैं इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन में शामिल टीम है उनके साथ हूं और ये टीम लगातार इस मच्छू नदी के अंदर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आपको ये भी बता दें कि आसपास में देखिए, ये एनडीआरएफ की टीम है, बगल में इंडियन आर्मी की टीम चल रही है। इस वक्त पूरे इस मच्छू नदी में 30 से ज़्यादा बोट सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मैं पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाता हूँ, सनी मेरे कैमरा पर्सन है। सनी, जरा पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाइए। जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनकी बोट लगातार राउंड घूम रही है। आप देखिए, गोल घुमाया जा रहा है उसको, ताकि अगर बॉडी अंदर फंसी हो तो पानी की तेज लहरों से वो बाहर आ सके। और हम उस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर जलकुंभी है, क्योंकि जलकुंभी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने में। आप देखिए, एनडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं वो जलकुंभी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन वो टीमें कर रही हैं। बाकायदा एक मशीन लाई गई है, आप देख सकते हैं। इस मशीन के जरिए जलकुंभी का जो पूरा क्षेत्र है उसे क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि इसमें जो है बॉडी फंसी हो सकती है। यही वजह है कि जलकुंभी को पूरी तरह से क्लियर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हमारी बोट में डीप डाइवर थे वो इस वक्त दूसरे बोट में जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमों को ले जाया जा रहा है। अब ये यहाँ से डीप डाइविंग करेंगे और जो भी सर्च ऑपरेशन है उसे अंजाम देंगे। उस तरफ मैं आपको दिखा दूं, इंडियन नेवी की टीम आप देख सकते हैं सामने, वहाँ पर भी जो डीप डाइवर हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। जैसे ही वो उस जगह पर उन्हें लाया जाएगा जहाँ पर संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जाके डीप डाइविंग करके चेक किया जाना चाहिए, वहाँ पर ये टीम डीप डाइविंग करेगी। जिसके बाद इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, अब ये डीप डाइविंग के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान हैं, ये बाकायदा रस्सी बांधकर इसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसे ये लगाएंगे और डीप डाइविंग की शुरुआत करेंगे। ये जहाँ पर हम खड़े हैं सर, यहाँ पर कोई संभावना लगी है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है? यहाँ पे यही से ये हुआ है, इतना ठीक है, तो इसीलिए डीप डाइविंग यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए, देखिए, डीप डाइवर हैं जो तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं डीप डाइविंग के लिए उसे पहन रहे हैं और इसके बाद डीप डाइविंग की शुरुआत करेंगे। जब तक ये पूरी तैयारी करते हैं मैं आपको उस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये एनडीआरएफ का जो बोट उस तरफ अभी तक पूरा राउंड घूम रहा था, अब ये इस जगह पर आ गया है, क्योंकि यहाँ से जलकुंभी को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। तो यही वजह है कि अब डीप डाइवर अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, इन्होंने
जो भी इक्विपमेंट्स था, ऑक्सीजन सिलेंडर है वो इन्होंने पहन लिया है, डीप डाइविंग जो सूट है वो इन्होंने पहन लिया है। अब रस्सी बांध दी गई है ताकि अगर इन्हें अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई दे तो अंदर से रस्सी के जरिए वो रस्सी को जोर से हिलाकर इशारा करेंगे कि कुछ उन्हें मिला है, और यही वजह है कि रस्सी बांधी जाती है। और अगर कहीं डीप डाइवर कहीं फंस जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी वो इशारा कर सकते हैं तो उन्हें ऊपर खींच लिया जाएगा। देखिए अब ये डीप डाइवर अंदर जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की ये बहुत इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि अभी भी कुछ लोग अंदर उनकी डेड बॉडी हो सकती है। ये सूचना कलेक्टर की तरफ से एनडीआरएफ और तमाम एजेंसियों को दी है। और देखिए डीप डाइविंग के लिए ये अंदर चले गए, डीप डाइविंग करने के लिए अंदर चले गए हैं। रस्सी के ज़रिए एक बाकायदा रस्सी बांधी गई है जिससे ये इनके डीप डाइविंग के दौरान अगर ये कहीं अंदर कुछ चीज़ देखते हैं तो उसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही जानकारी ऊपर जो इनके सहयोगी हैं उन्हें बताएंगे। और अगर इनके पास ऐसी संभावना होगी कि अगर मान लीजिए बॉडी मिलती है तो उसे ऊपर कैसे लाना है, वो सारी टेक्निक इन्हें पता है। और इसकी सूचना देते ही ये सीधा ऊपर इन्हें खींचने की शुरुआत हो जाएगी। आप देखिए डीप डाइविंग की टीम अंदर चली गई है, रस्सी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। ये काफ़ी नीचे तक जाकर चेक करेंगे। ये भी बता दें कि ये जो नदी है करीब 12 से 15 फुट गहरी है, हालांकि पानी काफ़ी हद तक निकाला गया है। अब देखिए इस तरफ जो मैं जलकुंभी दिखा रहा हूँ, ये जलकुंभी कल तक पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पानी निकाले जाने के बाद जलकुंभी का जो स्थिति है वो दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि ये मशीन यहाँ पर लाई गई और जलकुंभी को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। डीप डाइवर्स अंदर जाने के बाद ये देखिए, ये जो मोटर है इसका पत्ती जो नीचे है उसे ऊपर की तरफ लिया जा रहा है। सर संभाल के करिएगा। देखिए इसे ऊपर की तरफ लिया जा रहा है ताकि डीप डाइविंग करने वाले जो शख्स इस वक्त नीचे गए हैं उन्हें कोई चोट ना लगे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये एक्सपर्ट टीम है जिनका काम है ऐसी परिस्थितियों में अगर देश आता है तो वहाँ पर लोगों की मदद बाकायदा करी जानी चाहिए। और यही वजह है कि एनडीआरएफ को हर किसी विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले याद किया जाता है। और एनडीआरएफ बखूबी, चाहे पानी की समस्या हो, यानी कि अगर बाढ़ जैसी समस्या आ जाए, चाहे भूस्खलन हो जाए, या फिर कोई हवाई समस्या किसी जंगल में हो जाए, तो सबसे पहला अगर किसी के जहन में नाम आता है तो वो है एनडीआरएफ। और हम अक्सर देखिए इस बोट को दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, चूँकि इस वक्त डीप डाइवर अंदर हैं तो कहीं उनकी मशीन की वजह से डीप डाइवर को दिक्कत ना हो, इसलिए अंदर उस बोट को थोड़ा दूर रहने के लिए कहा गया है। वो बोट देखिए अब हमसे थोड़ा दूर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रहेगी तो नीचे गए डीप डाइवर्स को दिक्कत हो सकती है। और वहीं सिविल अस्पताल जहां इस हादसे के घायलों का इलाज चल रहा है, अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी की वहां से रिपोर्ट देखिए। मोरबी में जो मछली नदी पे पुल गिरा था उसके जो घायल हैं वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर विजिट देने वाले हैं। वो जितने भी घायल हैं, मरीज हैं, उन तमाम लोगों से मिलने वाले हैं, उनके परिजनों से मिलने वाले हैं। और उसको ही लेकर जो तैयारियाँ हैं इस पूरे हॉस्पिटल में इस वक्त चालू हैं। कई सारे अलग अलग वार्ड्स थे। जो वार्ड हम आपको दिखा रहे हैं ये पीडियाट्रिक वार्ड होता है, यानी बच्चों के लिए वार्ड होता है। अभी इसको पूरा चेंज कर दिया गया है, पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है। उन जो मरीज़ हैं, जो घायल हो गए हैं, जो गंभीर रूप से या जिनको चोटें आई हैं, उन लोगों से को यहाँ पर रखा गया है, एडमिट रखा गया है। 2 रूम यहाँ बनाए गए हैं पीडियाट्रिक वार्ड में, एक जो लेडीज़ के लिए है और एक जो है वो जो जेंट्स हैं या जो पुरुष हैं उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। चूँकि प्रधानमंत्री का दौरा है और लगातार प्रधानमंत्री को लेकर के दौरे को लेकर तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं थी या जिनका अभाव था उनको यहाँ पर पूरा मेकअप किया जा रहा है। और उसी के लिए चाहे ये तकिए में नए लिहाफ चढ़ाना हो या नई चद्दर बदलनी हो, वो तमाम तैयारियाँ वहाँ पर आप होते हुए देख रहे हैं। आप भी उस हादसे में शिकार हो। क्या नाम है आपका? नाइम शेख। अच्छा मुझे बताइए, आप क्या करने गए थे वहाँ पे? दोस्तों के साथ गए थे या क्या? नहीं, दोस्त को साथ गया था, घूमने गया था। घूमने गए थे? हाँ। छुट्टी का दिन था? हाँ, संडे का दिन था, मज़ा आ रहा था। हाँ। घूमने गया था। अच्छा, उस टाइम पुल पे कितने लोग थे अंदाज़ा? करीबन 400 से 500। टिकट लेकर जाने दिया जा रहा था? हाँ। किसी को ऐसा नहीं कि इतने लोग जाएं, इतने लोग नहीं जाएं, ऐसा कुछ था वहाँ? नहीं, कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे बताइए कि अब फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है? कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? मेरी तबीयत अच्छी है, थोड़ा इधर हाथ में इधर थोड़ा इंजर आया। ये फ्रैक्चर हुआ? नहीं, इंजर आया। इंजरी आई। जब पुल टूटा तब आप बीच वाले हिस्से में थे या उसके साइड वाले हिस्से? नहीं, बीच में थे।
तो आप पानी में गिर गए? हाँ पानी में गिर गया। आपको तैरना आता था? हाँ तैरना आता था। तो आप खुद तैर कर वापस आए? हाँ खुद तैर कर वापस आए, दूसरे को भी बचाया। दूसरे को भी बचाया। आपके दोस्त हैं, उनको तैरना आता था या? नहीं, हम लोग गए थे 6 आदमी। 6 आदमी के 3 आदमी को तैरना आता था, 3 को नहीं आता था। तो उन 3 लोग जो उनको तैरना नहीं आता था वो? सबको बचाया, लेकिन एक को नहीं मिला। वो उसका तो 4 घंटे बाद मिला, उसका डेथ हो गया। आपके दोस्त थे, उनका डेथ हो गया? दोस्त है मेरा। क्या नाम था? हबीबुल शेख। कलकत्ता में नहीं देखा रहे उसको, कलकत्ता में अभी न्यूज़ में देखा है, कलकत्ता भेजा उसको इधर से। कल आज उसको दफन हो गया, कल को उसको कलकत्ता भेजा था इधर से। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।